Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल की हम तैयारी करवा रहे हैं। पूरा 11-12 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए एक अच्छी डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपको करवाई जा रही है। आपको ये तैयारी कॉम्प्रहेंसिव या थरो इसलिए कही जा रही है क्योंकि सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है ये 5 किताबों में डिवाइडेड है। ये 5 बुक्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, उनके हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू उन कंसेप्ट्स को मजबूत बनाते हैं। फिर चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस में हर वैरायटी, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि उन कंसेप्ट्स को फिर से रिकलेक्ट या रिविजिट किया जा सके। और बेशक चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम करते हैं। तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते। हमारा कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको डिलीवर करते हैं। या तो आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारा YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करके। आज के चैप्टर में हम वही बात करेंगे कि जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चल रहा है चैप्टर पैराबोला, अगर वहाँ पर उस पैराबोला पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब पैराबोला पर नहीं है, कहीं पर भी उस प्लेन पैराबोला के अलावा उस पॉइंट से अगर पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉप किए जाएं तो उस नॉर्मल के सिनेरियोस कैसे बन सकते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या वैरायटी बन सकती है, उन पर हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के आज का हमारा लेक्चर। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो लिख रहा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। तो एक कर्व तो आपका वही है y² = 4x। आई थिंक चीज़ें बिल्कुल सुलझी हुई हैं। और एक कर्व है ये। अब सर इस क्वेश्चन को वर्कआउट करने का तरीका क्या होगा, क्या आइडिया होगा? मैं तो बड़ी आसान सी बात आपसे कह रहा हूँ, कुछ मुश्किल, कुछ टफ, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बात बस इतनी सी सोच के देखो, बड़ी ही आसान सी। आप सोच के बताओ, अगर दो कर्व्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकाले, बस मैं एक रैंडम सा सिनेरियो बना रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक कर्व है जो कि ये बेसिकली क्या, एक सर्कल है ना, ये आपका एक कर्व है, बिल्कुल सही बात है सर। और एक कर्व है आपका क्या, पैराबोला। एक जो है आपका दूसरा कर्व, वो है आपका पैराबोला। अब आप खुद जानते हो, अब आप बड़ी बेसिक सी बात ये जानते हो कि सर इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो होगी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये क्या कह रहे हो सर? अलोंग द कॉमन नॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगी जो कि नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी इस पर और इस पर, दोनों पर। आई होप मेरी बातें आपको कंफ्यूज नहीं करी। मुझे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रही है वो शायद यहाँ दिख रही है। और यहाँ क्यों दिख रही है? क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, जो टेंजेंट आप यहाँ बना रहे हो, जो टेंजेंट शायद आप यहाँ बना रहे हो सर, अगर यही टेंजेंट वहाँ भी बन जाए, अगर यही टेंजेंट यहाँ भी बन जाए, तो आप देखो सर एक ऐसा नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे होंगे जो कि दोनों पर ही नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? आई होप ये जो मैंने लाइन बनाई है ये एक कॉमन नॉर्मल है, ना सिर्फ इस सर्कल का बल्कि इस पैराबोला का भी। और जो इनके बीच में डिस्टेंस है, दैट इज गोइंग टू बी दैट मिनिमम डिस्टेंस। सर मिनिमम डिस्टेंस तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, बेशक आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले डू यू नॉट रियलाइज कि अभी तो काफ़ी सारी लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है? बेशक बाकी है। सारी बातें छोड़ो, मुझे क्या ये दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो कि कॉमन नॉर्मल है, ना सिर्फ उस पैराबोला का बल्कि सर्कल का भी। और अगर कोई लाइन सर्कल का नॉर्मल है तो वो कहाँ से पास होती है? सर सर्कल के सारे नॉर्मल्स सर्कल के सेंटर से पास होते हैं। क्या आप इस इक्वेशन भर को देखकर मुझे इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? बताओ भाई, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर x के कोफिशिएंट का -½ कितना, 6, y है नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 6,0। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? अब आप एक छोटी सी बात बताओ, क्या आप इस पैराबोला जो कि दिख रहा है y² = 4x, क्या इस पैराबोला के मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिख के दे सकते हो? आई थिंक सर बहुत ही आसान सा काम है, तो हमने हमेशा से सीखा है। कैसे सीखा है याद करो स्टूडेंट्स। अगर मैं एक स्टैंडर्ड सा पैराबोला की बात करूं तो वो क्या होता है, y = आपका हो जाता है mx - am³
-2am। आई होप आप वो am क्यूब वहाँ लिखते हो, बट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैं ऐसे भी से लिख दूँ तो। क्या आप सब इस बात से एग्री करे हो? लेकिन सर आप एक बात से क्यों नहीं कन्विंस्ड हो कि यहाँ पर जो a की वैल्यू वो 1 है, 4ax, तो a की वैल्यू 1 दिख रही है ना। तो अगर a की वैल्यू 1 दिख रही है तो क्या मैं इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर a की वैल्यू 1 है ना, a की वैल्यू अगर 1 है तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल्स टू, आई थिंक mx तो mx ही रहेगा, बिल्कुल सर सही बात है। लेकिन जो आपका 2am होता था वो कितना हो जाएगा? -2am, और am जो क्यूब होता था वो हो जाएगा -m क्यूब। क्या इस बात से कोई आपत्ति भाई? अब आप क्या करोगे सर? अब बड़ी बेसिक सी बात है जनाब, अगर वो जो नॉर्मल की इक्वेशन आपकी आई है वो 6,0 से पास होगी क्या? क्यों नहीं होगी सर? बेशक होगी। तो ये जो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू पास थ्रू 6,0, दिस इज अनडाउटेडली गोइंग टू पास थ्रू 6,0, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है। ये ना सिर्फ इस पैराबोला का नॉर्मल है बल्कि इसका भी नॉर्मल है। तो इस सर्कल का नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो सर्कल का सेंटर क्या है सर? 6,0। तो शैल आई से 6,0 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। उससे क्या होगा देखते हैं। मैं 6,0 पास करता हूँ तो यहाँ 0 रखा तो ये 0, यहाँ 6 रखा x की जगह, है ना। तो कितना हो जाएगा? देखो भाई, ये हो जाएगा -m क्यूब -2m, है ना, और यहाँ 6 रखा तो कितना? ये हो जाएगा +6m, है ना, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0। एवरीवन विद मी सो फार? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? अब अगर मैं एक छोटा सा काम करूँ, एक छोटा सा काम क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे m में क्यूबिक दिख रही है, मैं m कॉमन लेता हूँ और अदर -m कॉमन लेता हूँ। जैसे ही -m कॉमन लिया तो माइनस तो मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, सोचो मत। और अब क्या बच जा रहा है? देखो सर, यहाँ पे बचेगा m², यहाँ पे बचेगा 2m, और यहाँ बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो मुझे m की एक वैल्यू तो क्या दिखना तय है सर? m की एक वैल्यू आपको दिखना तय है 0। क्या दूसरी दो वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं? बिल्कुल निकाली जा सकती हैं। उन सब से होगा क्या देखेंगे, जो भी होगा, पर फिलहाल अभी इस पॉइंट पर बात करते हैं। आपको आई होप ये बातें समझ आ रही हैं। ये उन्हीं सिनेरियोज पर बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर आप किसी पैराबोला पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉप कर रहे हो, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉप किए जा सकते हैं पैराबोला पर। आई होप ये बातें अब डाइजेस्ट हो रही हैं अच्छे से। अच्छा सर, अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो क्या यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम करेगी? मुझे प्रोडक्ट चाहिए कितना? -6 और सम चाहिए 2। तो -6 के लिए क्या होगा? आई थिंक शायद मुश्किल होगी, क्योंकि 3 × 2 6 तो होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ पाएगा। 6 × 1 से भी बात नहीं बनेगी। तो आई थिंक श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ करना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। कोई परेशानी तो नहीं। तो श्रीधर आचार्य मेथड यूज़ करके हम m की बाकी दो वैल्यूज़ भी निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर मैं m की बाकी दो वैल्यूज़ की तरफ आपसे बात करूं तो क्या इसमें कुछ और सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम चीज़ों को? मेरे ख्याल से मैं एक गड़बड़ कर रहा हूं। मैंने बस इस पार्ट को नहीं देखा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है। बस वो श्रीधर पर जाते जाते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है। आई एम रियली सॉरी, मैंने एक पार्ट गलत लिखा। -2m + 6m कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -4m। अब ध्यान से सुनना है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर ये है -m³ है ना, तो ये +4m हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी +4m इज इक्वल टू 0। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई थिंक कोई परेशानी नहीं है। अब अगर आप m कॉमन लेते हैं तो माइनस साइन तो उधर हटाया, और अगर m कॉमन लिया तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा आपका m² प्लस आपका 4। आई होप इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। +4 नहीं आएगा, ये आएगा आपका -4, क्योंकि बेशक आपने क्या लिया? -m कॉमन लिया, वो माइनस साइन मैंने वहाँ भेज दिया। डू यू ऑल एग्री विद दैट? सर यहाँ से मुझे m की 3 वैल्यूज़ मिलती हैं। यहाँ से मुझे m की 3 वैल्यूज़ मिलती हैं। क्या क्या? एक यहाँ से मिलेगी वैल्यू क्या? 0, और दो वैल्यूज़ m² अगर 4 के इक्वल है तो मुझे मिलेंगे +-2। अब जब मुझे m की 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं तो आप क्या ओपिनियन दोगे? आई होप आप ये पूरे सिनेरियो को देखकर कुछ तो कह पा रहे हो। सर एक बात बताओ, क्या सबसे पहले मैं सर्कल की रेडियस निकाल सकता हूँ? क्यों निकालनी है सर? आप 1 सेकेंड के लिए बस सर्कल की रेडियस तो निकालो। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे शायद ये फ़ायदा हो सकता है कि सर्कल की रेडियस निकलते ही मैं इस पॉइंट के फीट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। मतलब इस नॉर्मल का जो फीट है, जो इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। मतलब रेडियस तो मैं निकाल ही लूँगा, पर मैं इस फीट के ये जो नॉर्मल का फीट है यहाँ पर, यानी वो पॉइंट जो नॉर्मल पर लाई करता है इस तरीके से कि वो पैराबोला पर भी लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। वो कैसे? याद करो स्टूडेंट्स, अगर आप m स्लोप फॉर्म में अगर जानते हो, अगर आप स्लोप जानते हो तो क्या आप वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं निकाल सकते? याद करो 80² 280 में t की जगह हम -m रिप्लेस कर दिया करते थे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो कहना है इसे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आने वाला है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका आने वाला है वो क्या आता है सर? वो आता है आपका बेसिकली am² (-2am).
सर अभी तो आपको ये सिनेरियो याद था, मान लो एग्जाम में मुझे याद ना रहा तो मैं क्या करूँगा? घबराइए मत। क्यों नहीं घबराएं सर? सुनो यहाँ से, आप m की वैल्यू 0 ट्राई करना, एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन और इस पैराबोला को सॉल्व करना, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। आप m की वैल्यू 2 ट्राई करना, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और उस पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको फिर से एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और m की वैल्यू -2 ट्राई कर लेना, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि नॉर्मल की तीसरी इक्वेशन होगी, यानी तीसरा नॉर्मल होगा। और बेशक उसको जब इससे सॉल्व करोगे तो एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? मैं आपसे बस आसान सी बातें कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y² = 4x, तो आप यकीन करिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये कर लीजिए कि आप यहाँ पर सीधे उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि उस नॉर्मल के फीट के कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट्स आप इस वैल्यू से भी बता सकते हैं जो हमने डिस्कस की है, अगर आपको लेक्चर से याद आ रहे हैं। am², -2am। तो अगर मैं m की एक वैल्यू ट्राई करूँ, बाय द वे a की वैल्यू कितनी है? 4ax, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर तो चीज़ें और सुलझ गई, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो महज आपके क्या होंगे? m² और -2m। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई थिंक इस बात को लेकर तो किसी को कोई परेशानी नहीं। अब आप m की एक वैल्यू ट्राई करिए। अगर आपने m की 0 वैल्यू ट्राई की तो जो नॉर्मल का फीट है, अच्छा ये दिख ऐसा रहा है पर हो सकता है इसके अलावा एक और नॉर्मल इधर कहीं जा रहा होता है, एक और इधर जा रहा होता है, उसी तरीके से आपके 3 फीट बन रहे हैं ना। तो नॉर्मल जो 3 बनेंगे, इस पॉइंट से आप 3 नॉर्मल बना सकते थे, और उनके जो फीट बनेंगे वो कितने होंगे? 3 फीट बनेंगे। मतलब 3 जगह वो पैराबोला को टच करेगा। मतलब वो जो नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे वो एक बार इधर कहीं बन जाएगा, एक बार और कहीं बन जाएगा, एक बार और कहीं बन जाएगा। वो तीनों नॉर्मल के जो फीट होंगे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, जो पैराबोला पर जाकर टच करेंगे, वो पॉइंट होंगे क्या? एक बार तो 0 0, एक बार 2 रख दीजिए और एक बार -2 रख दीजिए। तो तीनों पॉइंट्स हम निकालते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अगर तीनों पॉइंट्स मैंने निकाले तो जैसे ही मैं 0 रखता हूँ तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? 0, 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा सर एक और बात, अगर मैंने +2 रखा तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और ये -2 × 2 -4, तो 4, -4। तो एक और कोऑर्डिनेट क्या हो सकता था सर? एक और कोऑर्डिनेट हो सकता था 4, -4। आप सब मेरे साथ हैं इस बात को लेकर? अच्छा सर एक और कोऑर्डिनेट क्या हो सकता था? जब आप रखते क्या? -2, तो जैसे ही आप -2 रखेंगे तो ध्यान से देखिए, -2 का स्क्वायर वापस 4, और -2 यहाँ रखते ही +4, तो 4, 4 आपका एक और कोऑर्डिनेट बन सकता था जो कि क्या हो जाता? 4, 4। क्या आप ये तीनों पॉइंट समझ पाए? अब आप क्लियरली जानते हो सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने? अगर सर मुझे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन पता है, तो मुझे बस ये जानना है अब कि सबसे कम डिस्टेंस कौन सी लाइन के अलॉन्ग होगी, इनमें से कौन सी लाइन होगी जो मुझे सबसे कम डिस्टेंस देगी। अब आप इस बात को समझना स्टूडेंट्स, मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है ना, और इस नॉर्मल ने कहा, लेट्स से ये जो सेंटर है इसे हम मान लेते हैं लेट्स से ए, है ना, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ लेट्स से बी, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो? अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कोऑर्डिनेट्स क्यों कह रहे हो? क्योंकि सी 3 बार मिल सकता है, 3 तरीकों से, है ना। अगर मैं इन दोनों के बीच की, सर्कल और पैराबोला के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कहूँ कि सर AC में से अगर मैं AB सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी? बिल्कुल। तो मेरा थॉट क्या रहेगा? AC में से A क्या है भाई? A आपका होगा उस सर्कल का कोऑर्डिनेट जो कि है 6, 0, और C इन तीनों में से हम एक एक करके एक एक को चुनेंगे, है ना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और एक और बात छोटी सी निकल कर आ रही है सर, आप AC में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? AB। डू आई नो द वैल्यू ऑफ AB? सर AB इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप समझ रहे हो ना, AB क्या है भाई? रेडियस। और सर अगर AB रेडियस है तो क्या ऐसे देखकर आप रेडियस नहीं निकाल सकते? सर G² + F² - C, याद आ रहा है भाई अंडर रूट के अंदर, तो G² यानी क्या? -6 आपका जो हो रहा है वो, यानी कितना? 36। आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हो भाई? कोई परेशानी तो नहीं है ना? +F² है नहीं, -C यानी कितना? -31। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और ये किस में आएगा? अंडर रूट में, तो कितना आता है? √5। तो आपकी जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी आ रही है? √5। तो AB की जो वैल्यू है दैट इज √5। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? AC - AB। क्या आप ये निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो पहले AC निकालना है, तो अगर ये वाला AC निकाला तो 6, 0 से 0, 0 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सर ये डिस्टेंस हो जाएगी 6। बहुत बढ़िया। अब आप खुद रियलाइज करोगे कि आपको कौन सा लेना है। बस 2 मिनट में आपको बता दूं, ध्यान से देखो भाई। यहाँ पे लिया तो 6 - 4 कितना? सो 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, तो कितना हो जाएगा? √20। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √20। और सुनिए ध्यान से,
4,4 से 6,4 की डिस्टेंस, वापस आप ध्यान से देख लो, वापस कितनी हो जा रही है, √20। आई होप मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, 6 - 4 2 और ये 4 है ना, वापस वही बात। तो ये भी कितनी आ रही है, √20। अब आप बताओ √20 छोटा है, 6 छोटा है, क्यों ऐसा क्यों देख रहे हो सर आप? आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये तो फिक्स्ड है। अब अगर ये छोटा हो जाए तो बात बन जाएगी। तो AC में ये वाला AC छोटा है या ये वाला AC? आई थिंक सर √20, क्योंकि √36 होता तो ये 6 तक जाता, वहीं 20 आ गया तो √20 छोटा है। तो AC की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या मिल रही है, √20। तो एक मिलेगा आपको क्या, √20, और ये भी तो हम जानते हैं कितना, √5। और अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो √20 को क्या मैं लिख सकता हूँ, √5 × 4। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, है ना, क्या ये बात आपको जच रही है? तो यहाँ पे ये दिखा √5 × 4, है ना, 4 को मैंने बाहर ले लिया तो कितना हो गया, 2, तो ये हो गया 2√5, और 2√5 में से √5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, √5। तो शैलाई से इन दोनों कर्व्स के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी आपकी निकल कर, वो कितनी होगी, वो क्लियरली होगी सर √5। मेरे ख्याल से तो एक आसान सा, बेसिक सा, सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप सभी स्टूडेंट्स ने आसानी से डाइजेस्ट किया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 2-3 बातें। जब आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किसी पैराबोला पर, तो 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ मैं वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं एक हल्का सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि देखो 3 नॉर्मल हो सकता है कैसे कैसे बने। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, तो इससे सर एक नॉर्मल हो सकता है ये बन जाता, आप समझ रहे हो? एक नॉर्मल हो सकता है सर आपका ये वाला बन रहा होता, ये वाला तो नहीं, आई थिंक ये वाला बन रहा होता, मान लो, आप मेरी बात समझ रहे हो? और हो सकता है सर एक नॉर्मल ये वाला बन रहा होता, है ना। तो इस तरीके से आप बात समझो कि किसी एक पॉइंट से जो कि पैराबोला पर लाई नहीं करता है, उससे आप पैराबोला पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स और मिनिमम 1 नॉर्मल तो किसी भी हाल में आप बना ही सकते हैं। क्या ये बात याद रहेगी? आई थिंक इस बात से अब कोई आपत्ति नहीं है। बस उन्हीं सारी बातों को सॉल्व करते हो और क्लैरिटी बनाने के लिए हम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे और समझेंगे कि देखो इस क्वेश्चन में चीज़ें कैसे हो रही हैं। मेरा यकीन करिए ये भी एक अच्छा, मज़ेदार और शानदार सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये सोचूंगा कि सर इसको करने का तरीका क्या होगा। सारी बातें छोड़ो, क्या आप इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो? कौन सी बड़ी बात है सर, आराम से कर लेंगे। ज़रा ट्राई करते हैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। ध्यान से देखो क्या करेंगे, आपकी मर्जी, आप चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, आप बेसिक सा थॉट लगाइए और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। मैं चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ अगर मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहा तो शायद बात बन जाए, तो कोशिश करते हैं भाई। देखो ये है वाई स्क्वायर, है ना, यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है -2y, तो क्या मैं 1 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं? तो अगर मैंने 1 स्क्वायर यहाँ ऐड किया तो राइट हैंड साइड पर भी 1 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 4x - 9 + 1, दैट इज -8। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई इस बात से? उससे क्या होगा सर, आप ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये a² + b² - 2ab, तो हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 कॉमन अगर आपने लिया तो हो जाएगा x - 2। अब आप एक छोटी सी बात सोचो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि अगर आपका कर्व है y² = 4ax, अगर आपका कर्व है y² = 4ax, तो आप क्या लिखते हो सर? हम लिखते हैं जो आपके नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो होती है y = what, mx - 2am - am³। क्या आपको ये बातें याद हैं? अगर आपका कर्व होता है y² = 4ax, तो आपके जो नॉर्मल की स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन आप लिखते हैं वो होती है mx - 2am - am³। बस यही बात यहाँ पर भी डाइजेस्ट करवाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि देखो चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। y² = 4ax, बस y की जगह क्या दिया है, y - 1, और x की जगह क्या दिया है, x - 2। तो अगर यही सिनेरियो आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये बात काम कर जाएगी। तो y की जगह क्या रख देना भाई, y की जगह रख देना y - 1, तो ये हो जाएगा y - 1। आई होप ये बात से आप एग्री करते हो। = mx, तो m इंटू कितना, m इंटू x - 2, दिस इज mx m इंटू x - 2 -2am -2, a की वैल्यू कितनी है? आप देखो a की वैल्यू 1 है, अरे 4ax तो a की वैल्यू 1 है ना, तो -2am, तो a की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा -2m, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -am³, तो a की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा -m³। इन सारी बातों से आपका तात्पर्य क्या है सर? इन सारी बातों से आप कहना क्या जा रहे हो? आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, उसने क्या कहा था आपसे? उसने बड़ी बेसिक सी बात कही कि ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है सर, ये क्लियरली, ये बहुत क्लियरली आपकी इक्वेशन बन रही है इस पैराबोला के नॉर्मल की। किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म में। सर सारी बात मान ली। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है ये जो 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल बनाए हैं आपने इस पैराबोला के, आप सारी बातें छोड़ो, फिर से वही बात, आपने एक पैराबोला के 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल बनाए। जैसे मैं एक पैराबोला बनाता हूँ, लेट्स से ये रहा आपका एक पैराबोला,
ये आपका एक पैराबोला है, इसमें एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो मान लो एक नॉर्मल तो ये हो गया सर, मान लो सर आपका एक नॉर्मल तो ये रहा है ना, दूसरा नॉर्मल हम मान लेते हैं, रियली सॉरी फॉर दिस, दूसरा नॉर्मल हम मान लेते हैं लेट्स से ये रहा है ना, दूसरा नॉर्मल लेट्स से यहाँ कहीं रहा, लेट्स से ये है वो, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, और तीसरा नॉर्मल सर मैं मान लेता हूँ ये है, मान लो उसने ये कहा इस क्वेश्चन में कि आपने इस पैराबोला के 3 नॉर्मल्स बनाए, एक रहा ये, एक रहा ये और एक रहा ये, इन तीनों नॉर्मल्स की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख पाया जो भी जस्ट हमने लिखी, उनका कहना है वो तीनों नॉर्मल्स एक फिक्स्ड पॉइंट किससे, h, k से पास होते हैं, तो shall I say that सर वो h, k जो पॉइंट होगा, h, k जो पॉइंट होगा that must satisfy this equation of normal, did you all get that? तो h, k आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ h, k। आई होप यहाँ तक आप सब संतुष्ट हैं इन बातों से। तो जैसे ही h, k पास किया तो क्या मिलेगा भाई, y की जगह k पास किया तो k - 1 है ना, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा k - 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई, इज इक्वल टू mx - 2। mx - 2 में मैं एक छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ, मैं छोटा सा काम ये करना चाह रहा हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ mx - 2m और x की जगह का लिख ले रहा हूँ h, तो ये हो जाएगा mh, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा mh, और जो आपके पास यहाँ पर निकल के आ रहा है -2m और -2m कितना हो जाएगा -4m है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -4m -m³। अब एक बहुत छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ जो कि आप कब पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कैलकुलस में, ये बात आप पढ़ेंगे कैलकुलस में, बस चूंकि अभी इस क्वेश्चन में थोड़ी हमें ज़रूरत है इसलिए मैं ये बात करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान से समझना, घबराना मत, बस चिंता मत करना, इस बात को सुनना। उसने क्या कहा था, पहले क्वेश्चन का डेटा देखना, मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, फिर हम इस बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसने कहा था 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं, उसने क्या कहा भाई, उसने कहा इसके 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं। अब अगर किसी के 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो उसमें उन 3 नॉर्मल्स की अलग अलग 3 स्लोप्स रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी सर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर इसके 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं तो उनकी 3 अलग अलग स्लोप्स रही होगी, यानी आप टेक्निकली जब h, k रखोगे, जब आप h, k रख कर इसे सॉल्व करोगे तो m की आपको 3 अलग अलग वैल्यूज मिलनी चाहिए थी। आप सुन रहे हो क्या, अब सुनना, 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलने का मतलब क्या है, एक छोटी सी बात मैं कैलकुलस में करना चाह रहा हूँ। कैलकुलस ये कहता है, सुनना ध्यान से, कैलकुलस ये कहता है कि f(x) अगर एक फंक्शन है, इसका प्रूफ मैं कैलकुलस में ही दूंगा। टेक्निकली जब हम पढ़ेंगे क्या, जब हम पढ़ेंगे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं जब हम पढ़ रहे होंगे ग्राफ्स, तब मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी बस आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन है, एक फंक्शन है f(x) और इसके कुछ नंबर ऑफ रूट्स हैं, जैसे इसके n जो हैं, n डिस्टिंक्ट समझते हो ना, बिल्कुल डिफरेंट है ना, एकदम n डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स हैं। आप बात समझ पा रहे हो, 2 3 4 5 कितने भी अलग अलग, मतलब उन वैल्यूज को अगर यहाँ पास करें तो f(x) = 0 हो जाता है। आप सुन पा रहे हो ये बात। तो अगर ऐसा होता है तो आप एक बात निश्चित तौर पर कह सकते हो कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा f'(x), उसके आप बेहिचक बिना सोचे समझे कह देना n-1 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अनडाउटेडली होंगे। f'(x) के उसके जो सेकंड डेरिवेटिव होगा उसके n-2, ऐसे करते करते होंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बड़ी आसान सी बात कह रहा हूँ। अगर f(x) एक पॉलिनोमियल है तो अगर उसके n अलग अलग, n बिल्कुल डिफरेंट रूट्स हैं, तो f(x) के पहले डेरिवेटिव के n-1 रूट्स होना तय, डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स। इस बात से फिर से आते हैं काम पर। उन्होंने कहा कि जो h, k से पास होने वाले नॉर्मल्स हैं वो 3 हैं, मतलब 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं, मतलब m की 3 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। शैल आई से कि सर इसको आप ऐसे क्यों नहीं कह देते, इसको अगर मैं ठीक से लिखना चाहूँ तो सारी चीज़ें इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये दिखेगा मुझे m³। आई होप आप सब देख पा रहे हो। यहाँ जब ये शिफ्ट किया तो 4m - mh हो जाएगा, तो शैल आई से हो जाएगा 4 - m टाइम्स h, या इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं m कॉमन लेकर, m कॉमन लिया, हम रियली सॉरी, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 - h टाइम्स m, और यहाँ पे ऑलरेडी मुझे क्या दिख रहा है, +k - 1 = 0। आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये m में एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है,
m cube plus something times m plus a constant term. What I'm trying to make you understand is if it is a cubic expression in m, और यहाँ पर मुझसे वो कह रहा है, वो क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा है 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बनाए जा सकते हैं, मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन की m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, मुझे m की 3 अलग अलग वैल्यूज मिलना तय है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट द 3 डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m अनडाउटेडली. इस बात का मतलब सुनना, अगर मुझे m की 3 अलग अलग वैल्यूज मिलना तय है तो शैलाई से ये अगर एक एक्सप्रेशन है, ये अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें थोड़ी देर के लिए कहता हूँ fm, और इसके कितने रूट्स मिलेंगे, मुझे इसके 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट्स मिलना तय है, तो क्या मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचूं कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा f डैश m, उसके डेफिनेटली 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो अब हम निकालेंगे क्या भाई f डैश m. कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है सर, f डैश m निकालेंगे, तो f डैश m निकालने पर काम करते हैं. f डैश m कैसे निकालेंगे? इसे करेंगे डिफरेंशिएट. तो इसे आप निकालिए जल्दी से डिफरेंशिएट करके, और फिर कंडीशन अप्लाई करिए कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए तो क्या करना होता है, और बस वो करते ही आप आंसर अचीव कर लेंगे. अब बस इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और आंसर आ जाना चाहिए पॉसिबली. तो डिफरेंशिएट किया इस वाले पार्ट को, है ना, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो इसके डेरिवेटिव के फर्स्ट डेरिवेटिव पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलने चाहिए. 2 डिस्टिंक्ट रूट्स पर बात करेंगे, पर पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं. तो m क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बी आई थिंक 3m स्क्वायर. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? हम m के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं. क्योंकि क्लियर सी बात है सर, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? m. h और k तो कांस्टेंट है. यहाँ किया तो ये आ जाएगा 4 माइनस एच. ये डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा सर? दिस विल बी 4 माइनस एच. डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0, k माइनस 1 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0. तो ये आपका क्या आ रहा है? ये आपका आ रहा है f डैश m. ये आपका आ रहा है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. अब अगर fm के जो आपका m में फंक्शन था fm, है ना, उसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स थे, तो मैं कहूँगा f डैश m के कितने रूट्स होने चाहिए? इसके डेफिनेटली 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होना तय है. क्या आप सभी इस बात से एग्री करते हो? और अगर इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो मैं कह रहा हूँ सर ये m में क्वाड्रेटिक है, और अगर ये m में एक क्वाड्रेटिक है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा. याद आ रहा है? अगर कोई मुझसे कहे कोई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चलो आपकी सहूलियत के लिए मैं इसे लिखता हूँ क्वाड्रेटिक m में, है ना, तो हम इसे लिख देते हैं am स्क्वायर प्लस bm प्लस c. अगर इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कौन? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा भाई? ग्रेटर देन 0. क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? सर यही बात यहाँ पर b स्क्वायर, अब m का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं तो वो होगा नहीं, माइनस 4ac, सो माइनस 4, तो माइनस 4 एज इट इज. a कितना है? m स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, और c कितना है? कांस्टेंट टर्म, दैट इज 4 माइनस h. ये क्या होना चाहिए सर? ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0. 4 और 3 तो चले जाएंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एच लेस देन 0. शैलाई से यहाँ से मैं कंक्लूड करूँगा h शुड बी ग्रेटर देन 4. क्या आप सबको ये बेसिक सा पॉइंट समझ आया? h शुड बी ग्रेटर देन 4. और शायद मुझे उसने यही प्रूव करने को कहा था कि अगर आपके इस पैराबोला के h कॉमा k से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आप ड्रॉ कर पाते हैं तो ये तब ही संभव है जब आपका h क्या हो? 4 से बड़ा. आई होप इस बात में कोई आपत्ति नहीं है. ये पूरा क्वेश्चन इस बेसिक से एक्सप्लेनेशन के साथ, इस आइडिया के साथ जो कि हम कैलकुलस के वक्त पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आए. ये आइडिया डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करना, है ना. इसके साथ अब हम आते हैं आज के आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस पर. ये रहा आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन. जरा ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है. मैं क्वेश्चन जरूर समझा दूंगा आपको. वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस पैराबोला. मेरा यकीन करिए आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए. एक तो पैराबोला पर ही पॉइंट है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कुछ मत करना, इसे डिफरेंशिएट करना. टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना, उसमें 3 कॉमा माइनस 4 पास कर देना y और x की जगह, x और y की जगह बेसिकली, तो आपकी स्लोप आ जाएगी. पॉइंट है ही, आराम से निकालोगे. और उसकी स्लोप बोल रहा है वो 5, तो स्लोप फॉर्म में यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर वाला कन्वर्जन है तो मैं कहूँगा वापस से स्लोप निकालना. जो स्लोप आ रही होगी डेरिवेटिव लेकर उसको 5 के इक्वल रखना, वहाँ से आपका x और y आ जाएंगे और फिर आप आसानी से x और y की वैल्यू के साथ निकाल पाएंगे. मेरा यकीन करिए दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, सिंपल हैं, लेकिन करिएगा क्यों? ताकि आपका ये कंसेप्ट पर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है को लेकर क्लैरिटी मिल जाए. पहला असाइनमेंट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर ये स्क्रीनशॉट लिया
मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है प्रूव दैट फॉर थीटा, मेरे ख्याल से थीटा होना चाहिए, प्रूव दैट फॉर थीटा बिलोंग टू ऑल द रियल नंबर्स। तो थीटा एक एंगल है, बेसिकली सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। वो कह रहा है ये जो लाइन है आपकी इज ऑलवेज नॉर्मल टू दिस पैराबोला। मतलब सर थीटा की कोई भी वैल्यू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, ये लाइन जो है ये हमेशा इसके नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि सर इसका नॉर्मल निकालते हैं, इसके नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, और शायद मैं कोई आइडेंटिटी बनती हुई देख पाऊं, मैं कोई रिलेशन बनता हुआ देख पाऊं जो कि थीटा पर डिपेंड ही ना कर रहा हो। मतलब ये इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाए और दिख जाए मुझे कि थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, ये इक्वेशन अनअफेक्टेड इंटैक्ट रहेगी। आप कोशिश करिएगा इस पार्ट को देखने की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन निकालना और इस लाइन से कंपेयर करना, कुछ क्लिक होगा। तो ये रहा आज का आपका सेकेंड असाइनमेंट क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। अगर मैं इसके बाद आगे बढ़ूं तो ये रहा आपका आज का तीसरा असाइनमेंट क्वेश्चन। ये है आपका आज का नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि ये जो पैराबोला है y² = 4ax और y² = 4c टाइम्स x माइनस बी, इनका एक कॉमन नॉर्मल है ना। और कौन है वो कॉमन नॉर्मल अदर देन x एक्सिस। ऑफ कोर्स मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ये जो दो पैराबोला है आपके, एक पैराबोला अगर ये रहा, मान लो एक पैराबोला ये रहा, तो इन दोनों का एक कॉमन नॉर्मल तो मुझे यहाँ दिख ही रहा है, बिल्कुल सा दिख रहा है। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि इसके अलावा भी एक और कॉमन नॉर्मल है, बशर्ते उसने ये भी बोला है कि ए बी सी आपकी अलग अलग वैल्यूज है। ऐसा नहीं है कि आप प्रूव कर दो कि ये दोनों एक ही पैराबोला है, ऐसा नहीं है ना। तीनों कुछ डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। आपको ये प्रूव करना है कि ऐसा कोई रिलेशन होगा। बड़ी बेसिक सी बात स्टूडेंट्स, दोनों के नॉर्मल की इक्वेशन निकालना और उन्हें इक्वेट कर देना, क्योंकि उनका एक कॉमन नॉर्मल है। उसको इक्वेट करते ही आपको कुछ दिखाई देगा, बशर्ते आप ये कंडीशन ज़रूर अप्लाई कर देना। आप आराम से इस क्वेश्चन को वर्कआउट कर लेंगे और प्रूव कर पाएंगे कि ये जो कंडीशन उन्होंने कही है आसानी से आप देख पाएँ। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? आइडिया क्लियर हुआ कि क्या करना है? ये सारी बातें, आई होप आपको प्रोसेस अब क्लियर है। हम हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को उठाते हैं, उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, उस पर एक अच्छी कमांड डेवलप हो। बेशक ये हम सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज कर रहे हैं जो कि आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल की तैयारी करवाता है। हम पूरे 11th-12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए बहुत डिटेल्ड मैनर में कर रहे हैं, क्योंकि सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज 5 किताबों में डिवाइडेड है। ये 5 किताबें बहुत थरली आपका पूरा सिलेबस, एक अच्छी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपको कराती है। मतलब 5 किताबें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हम अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे कैलकुलस, फिर हम मूव करेंगे वेक्टर्स इन 3D पर, फिर हम करेंगे आपका एल्जेब्रा एंड देन फाइनली हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक हम एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, एक बेहतरीन सी तैयारी कर रहे हैं और इसमें हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के बाद उसके असाइनमेंट क्वेश्चंस करते हैं। जब सारे कंसेप्ट उस चैप्टर के हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं जिनमें हम हर वैरायटी के क्वेश्चंस को कैटेगराइज करके सॉल्व करते हैं ताकि आपको हर कैटेगरी का एक्सपोजर मिले। चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम सारे करते हैं। मेरा यकीन करिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो रही है और हर कंसेप्ट को मजबूती से पढ़ाया जा रहा है। आपको महज इतना सा करना है कि नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। बस यही की पॉइंट है इन सारे लेक्चर्स का। और हम कोई पैसा नहीं लेते भाई, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई फ्री वर्जन, ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन जैसे कुछ फालतू झमेलों में नहीं उलझाते। हम बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको डिलीवर करते हैं। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको हर एक सेक्टर में देते हैं तैयारी। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। आई थिंक कोई भी परेशानी कभी भी आप कमेंट में लिखना, ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लो भाई, सेव प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे। फुल प्लेलिस्ट लिंक आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड ऐसा एक लिंक आपको दिखाई देगा। हम डेली 2 लेक्चर्स आपके लिए रिलीज़ करते हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो और आप एक अच्छी तैयारी के साथ इसके एग्जामिनेशन में अपीयर हों। सो लेट्स कॉल इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। आज के लिए काफ़ी इतना मेरे ख्याल से। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।